हेलो स्टूडेंट्स, मैं सल विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। लास्ट टाइम हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स को कंटिन्यू करते हुए आगे हम आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल्स के बारे में थोड़ा सा मैं क्विक रिविजन दे देता हूँ आपको। सेल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। सेल्स जो है वो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, किसी के जीव जंतु के जो यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिससे मिलके ऑर्गन्स जो है वो बॉडी का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के मेम्ब्रेन के आधार पर बांटा गया है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स मतलब आते हैं एनिमल्स आते हैं, प्लांट आते हैं, फंगस आते हैं, ईस्ट आते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो पुराने जो स्पीशीज उसको रखा गया है। जो यूकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं, ऑर्गन जो है पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक्स में है वह जो है वो अधिकतर जो है सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकल पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक्स है वो जो है वो लीनियर पाया जाता है स्ट्रक्चर वाइज। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसी में हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और भी जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी पर्टिकुलर सेल्स का, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हेल्प्स टू मूव द सबस्टेंस विद इन द सेल्स। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह जो है वो सेल्स के बीच जो भी सबस्टेंस होते हैं उसके मूवमेंट को है जो है वह रेगुलेट करता है। नेटवर्क ऑफ द इनकनेक्टेड मेम्ब्रेन, और यह जो है वो मेम्ब्रेन के बीच जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के द्वारा वह जो है वो जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देयर आर दो टाइप के प्रकार के होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें जो राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, जिसके कारण जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल, मतलब जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारे बॉडी में अल्कोहल को, और जो भी ड्रग्स रहता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें जो है राइबोसोम्स पाया जाता है, और यह जो है मेनली जो देखा गया है ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना मुख्य भूमिका निभाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम अटैच्ड होता है टू द सरफेस। ये जो राइबोसोम्स है देख स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो बबल्स हैं, है ना, वो जो है वो राइबोसोम्स कहलाते हैं। जो कि वो जो बाहरी सरफेस में जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं किसका? प्रोटीन का जो है निर्माण करते हैं। नॉट ऑल राइबोसोम अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी जो राइबोसोम्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वह जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हों। द मे मॉडिफाइड प्रोटीन फ्रॉम द राइबोसोम्स, और यह भी बोला जा सकता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो है वो राइबोसोम्स के मॉडिफिकेशन रूप के में भी बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिससे कि जो राइबोसोम्स है वो अटैच नहीं होते,
मतलब उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। हैज़ एंजाइम एंड हेल्प द बिल्ड द मॉलिक्यूल्स, और ये जो है वो एंजाइम कंटेन करके रखता है जो कि मॉलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे लिपिड्स है, उसको जो है वो बिल्ड करने का काम करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, जो यहाँ पे देखें फ्री राइबोसोम्स कहाँ पे नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं है, लेकिन वो जो बाहर जो न्यूक्लियस है उसके बाहर हम फ्री राइबोसोम्स देख सकते हैं, जो कि आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर सकते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, माइक्रोफिलामेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलिया, न्यूक्लियस पोर। हाँ, यहाँ पे ये देखा गया न्यूक्लियस पोर यहाँ इंपॉर्टेंट है ना। न्यूक्लियस एनवलप्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, उसके बाद राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरीके से जो है वो, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी पर्टिकुलरली सेल्स का। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें जो है वो राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होते। गोल्जी बॉडी भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल्स में। इट्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट सेल वॉल एंड पैक्ड एंड शेपिंग द स्टेशन ऑफ द सेल। जो गोल्जी बॉडी का मेन काम रहता है, जो फॉर्मेशन, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको वह एक पैकेट के रूप में बांधता है और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी यह कार्य करता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं उसको जो है वो आइडेंटिफाई करके अलग अलग करता है। ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी को हम जो है वो गोल्जी बॉडी का नाम देते हैं। इसको जो है वो पिच ऑफ द वेसल्स कहा जाता है, जो कि बॉल्स के समान होता है, और मेम्ब्रेन स्टैक्स होते हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी ऑपरेटस फंक्शन। तो गोल्जी बॉडी जो ऑपरेटस फंक्शन जो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम देखते हैं। मॉलिक्यूल्स कम इन द वेसल्स, मॉलिक्यूल जो है वो वेसल्स में रूप में रहता है। वेसल्स फ्यूज विद द गोल्जी मेम्ब्रेन, और जो वेसल्स होते हैं वे फ्यूज होते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन में, और जो मॉलिक्यूल्स में भी मॉडिफाइड बाय द गोल्जी, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह जो है गोल्जी के द्वारा जो मॉडिफाइड किया जाता है। चौथा हम फंक्शन देखते हैं गोल्जी बॉडी का। जैसे मॉलिक्यूल्स पिच ऑफ एनी सेपरेट द वेसिकल्स एंड वेसिकल्स लीव्स द गोल्जी बॉडी ऑपरेटस। तो जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी बॉडी ऑपरेटस से मुक्त हो जाते हैं। वेसिकल्स में कंबाइन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सेक्रेट कंटेंट्स, और जो वेसिकल्स जो कंबाइन रहते हैं प्लाज्मा के साथ, मेम्ब्रेन के साथ, उसको जो है वो सेक्रेट करते हैं। तो इस तरीके से देखा गया है कि बहुत ही मेन रोल अदा करता है गोल्जी बॉडी सेल्स फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक रिविजन करा देता हूँ, जिससे कि आपको जो सेल्स होते हैं उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वह क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से वह एक सेल को संचालित करने में कितना मुख्य भूमिका अदा करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, जो कि उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए, जो कि आरएनए का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, राइबोसोम इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वह जो प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत मुख्य भूमिका अदा करते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वह जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और यह जो है वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। और जो प्लांट में अगर देखा जाए साइटोप्लाज्म, तो उसमें जो है वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। यह जो सेंट्रियोल्स जो पाया जाता है, यह मुख्य एडवांटेज यह है कि पर्टिकुलरली यह सिर्फ एनिमल्स के सेल्स में ही पाया जाता है, यह प्लांट सेल में एब्सेंस होता है। उसी प्रकार हम अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि एक एनिमल सेल्स में दोनों ही एब्सेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। उसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने आपको इसका अंतर भी बताया है कि जो रफ होता है, रफ यानी खुरदुरा, रफ जिसमें जो है वो किसी भी सरफेस में पर्टिकुलरली एंडोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स है वह अटैच हो जाता है, जिसके कारण वो जिसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, जिस कारण इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जिसमें पर्टिकुलरली जो राइबोसोम्स है वो एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन जो है वह डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड एज वेल एज अल्कोहल। तो जो अल्कोहल और जो ड्रग का टॉक्सिफिकेशन इफेक्ट है उसको जो है वो डिक्रीज करने का काम करता है स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी ऑपरेटस के बारे में जैसे मैंने बताया था, गोल्जी बॉडी जो ऑपरेटस होता है वह जो प्रोटीन को सिंथेसिस करना, जो सिंथेसिस किया हुआ रहता है उसको आइडेंटिफाइड करना, उसको सेपरेट करना, उसका एक पैकेट के रूप में बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये जो है वो मुख्य भूमिका होती है गोल्जी बॉडी की। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जैसा कि हम जानते हैं कि लाइसिस करता है पर्टिकुलरली सेल्स का, मतलब वो जैसे पर्टिकुलर सेल्स को जो है वो इनगल्फ करता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे हम जानते हैं इट इज़ द पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स। तो इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है और एनर्जी का जो है वो निर्माण भी होता है। जैसे कि ट्राइएडेनोसिन फास्फेट जो है वो ट्राइएडेनोसिन फास्फेट के रूप में बदलता है, जो कि इनऑर्गेनिक जो फास्फोरस होता है वह जो है वो जाके मिलता है डाइएडेनोसिन फास्फेट के साथ और वो ट्राइएडेनोसिन फास्फेट एटीपी का निर्माण करता है। आप अच्छे से जानते हैं एटीपी नोन एज द एनर्जी का जो रूपांतरण रूप है वो एटीपी के द्वारा ही होता है और आगे चल के हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को जो है वो इंस्टेंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमने आज सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया और भी वीडियो को कंटिन्यू हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
थैंक यू वेरी मच।